हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस हफ्ते एक न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी चर्चा में रह रही है और वो है कि आखिर तारों की मृत्यु कैसे होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है और तारों का जन्म होने के बाद तारे किस किस फेज से अपने जीवन के किस फेज से गुजरते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं तारों की बात करूं बच्चों, तो तारों की अगर यहां पर बात की जाए तो तारों का जो जन्म होता है वो एक ब्रह्मांड के कुछ गैस और धूल के बादल होते हैं जिसे हम लोग नेब्यूला के नाम से जानते हैं। उस नेब्यूला में जन्म होता है सारे तारों का। तो तारे जो हैं वो एक धूल के बादल में, गैस और धूल के बादल में जन्म लेते हैं और उस गैस और धूल के बादल को नेब्यूला कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस के एटम आपस में फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के एटम जब आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जब ये जुड़ते हैं तो हीलियम में बदलते हैं और हीलियम में बदलने के बाद ये ऊर्जा का उत्पादन करने लगते हैं। तो नेब्यूला के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में बदलती है और फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर और हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं, फिर वो और ऊर्जा में बदलते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा सा गोला, जिसमें ये फ्यूजन रिएक्शन, जिसे संलयन अभिक्रिया बोला जाता है, होना शुरू हो जाती है और फिर एक तारे का जन्म होता है इस गैस और धूल के बादल नेब्यूला से। ठीक है। अब ये जो और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो पिंड जन्म लेता है इसको हम लोग तारों के नाम से जानते हैं। अब ये जो बच्चों तारे होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तारा ऐसा होता है जो छोटे तारे होते हैं, जैसे हमारा सूर्य जो है एक छोटा तारा माना जाता है। ठीक है। तो अगर इस नेब्यूला से हमारे सूर्य जैसा छोटा तारा जन्म लेता है तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर ये छोटा तारा, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में अरबों सालों तक बदलती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है और फिर जब यह हाइड्रोजन इस तारे की समाप्त होने के कगार पर पहुंचती है तो यह तारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर एक रेड जायंट स्टार यानी कि लाल दानव तारे में बदल जाता है। ठीक है। अब लाल दानव तारे में जब यह बदल गया, इसके बाद जो थोड़ा बहुत फ्यूल इसके अंदर मौजूद होता है वो और खत्म होता है और खत्म होता है और फाइनली यह प्लैनेटरी नेब्यूला में बदल जाता है, प्लैनेटरी नेब्यूला जैसे पिंड में बदल जाता है। फिर यह और ठंडा होता है और ठंडा होता है और फाइनली इसकी जो मृत्यु होती है वो एक सफेद बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ तारे के रूप में हो जाती है। यानी एक बहुत ही छोटा सा तारा जिसके अंदर सारा का सारा ईंधन, सारी की सारी हाइड्रोजन लगभग लगभग समाप्त हो जाती है और वो बुझ जाता है और फाइनली व्हाइट ड्वार्फ तारा या सफेद बौने तारे में यह तब्दील हो जाता है। मतलब यह है कि अगर हमारा सूर्य जो इस वक्त मौजूद है ये एक कह सकते हैं कि जब इसकी मृत्यु होगी तो ये मृत्यु के बाद एक सफेद बौने तारे में व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। तो अगर हमारा तारा है, हमारे सूर्य जैसा तारा है, तो उसकी मृत्यु, जिसका जो अंत होगा वो सफेद बौने तारे की तरह होगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे सूर्य से लगभग 8 गुना या उससे भी ज्यादा बड़े बड़े तारों का जब निर्माण होता है इस नेब्यूला से, तो ऐसी कंडीशन में ये बड़ा तारे का निर्माण होता है जो कि हमारे सूर्य से लगभग 8 गुना या उससे भी ज्यादा बड़े तारे होते हैं। तो इन्हें बड़े तारों की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये बड़े तारे में भी वही फ्यूजन रिएक्शन होती है, वही संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है और बदलने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि इसका भी फ्यूल समाप्ति की ओर होना शुरू हो जाता है। तो जब इसका फ्यूल खत्म होने की कगार पर होता है तो यह भी एक बड़े लाल तारे में बदल जाता है जिसे लाल महादानव तारे के रूप में जानते हैं। तो लाल महादानव तारे के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लाल महादानव तारा जो है वो कुछ वर्षों तक चलता है, जलता रहता है, इसका ईंधन और खत्म होता है और फाइनली जो है जो
हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और फिर हीलियम जो है और भारी मेटल में बदल जाता है, और भारी जो है वो तत्वों में बदल जाता है, एलिमेंट्स में बदल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हीलियम में, हाइड्रोजन जो है इस एक तारे का हीलियम में बदला, फिर हीलियम जो है और भारी तत्वों में बदला, और फाइनली कोर में, इस तारे के कोर में इकट्ठा होने लगता है। कोर में इकट्ठा होने लगता है, भारी तत्व कोर में इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। इस तरीके के भारी तत्व जब कोर में इकट्ठा होने लगते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये कोर यानी इसका जो बीच का स्थान होता है वो इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि एक जबरदस्त विस्फोट के साथ यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, अपनी गैलेक्सी में फैल जाता है। और इस विस्फोट को, इस एक्सप्लोजन को नाम दिया जाता है सुपरनोवा। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोट है, एक विस्फोट है, और यह विस्फोट तब होता है जब एक बड़े तारे की मृत्यु होती है। यानी एक बड़ा तारा अपनी मृत्यु की कगार पर जो पहुंचता है उस वक्त एक बड़े विस्फोट के साथ जो है वो अपना अंत कर लेता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां पर भी जारी रहती है। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो मैंने क्या कहा था कि इसका जो कोर होता है, बड़े तारे का कोर होता है, वो भारी तत्वों से भर जाता है। और जब भारी तत्व इतने भारी हो जाते हैं, कोर इतना भारी हो जाता है कि वो कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, तो इसी से बहुत सारे तत्वों का निर्माण होता है और ये तत्व इस विस्फोट के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यानी कि ये जो सोना है, ये जो आपका चांदी है, इस तरीके के जो भारी तत्व जिसको आपने अपने घर में देखा होगा, जो आपके घर में जो है वो माताएं बहनें पहनती हैं, ये सोना और चांदी असल में किसी बड़े तारे की मृत्यु के अवशेष हैं। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा, जानकर आपको मजा आएगा कि असल में ये जो सोना चांदी हमारे घरों में यूज होता है, ये असल में ये आसानी से नहीं बना है, बल्कि कभी एक तारे का जन्म हुआ होगा, बड़े तारे का, उसने अपने जीवन काल को कंप्लीट किया होगा और उसके बाद एक बड़े विस्फोट के साथ इसके अंदर जो है वो भारी तत्वों का, सोना चांदी का निर्माण हुआ होगा और फिर उसके बाद एक बड़े विस्फोट के साथ ये ब्रह्मांड में फैला होगा और उसी ब्रह्मांड में फैलने के बाद हमारी ग्रह पृथ्वी पर आया होगा और फिर उसी को आज हमारे घर में उसे हमारी माताएं बहनें या बहुत सारे पुरुष भी उसका उपयोग करते हैं। तो सोना चांदी को इसको आसानी से मत लीजिएगा मेरे बच्चों, ये सोना चांदी असल में किसी ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना का जो है वो अवशेष है, जो इस वक्त आपके हाथ में है, आपके कान में है या कहीं आप उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सुपरनोवा विस्फोट हुआ। अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद छोटे छोटे बहुत ही कम साइज के तारे बनते हैं और ये जो कम साइज के लेकिन बहुत अधिक घनत्व के, कम साइज के, साइज कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा मास, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद कुछ छोटे तारों का निर्माण होता है जिनका घनत्व बहुत 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 ज्यादा अधिक होता है और ऐसे तारों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे तारों को हम लोग न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। तो जो मझले किस्म के तारे होते हैं, जो 8 गुना, मतलब हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 8 गुना ज्यादा बड़े होते हैं या थोड़े और बड़े होते हैं, वो फाइनली उनकी मृत्यु का आखिरी जो अंत होता है, यानी वो जो खत्म होते हैं, तो वो न्यूट्रॉन तारों में बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे जो हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और न्यूट्रॉन तारों में कभी कभी कुछ ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है? रेडियो एक्टिव, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से निकलती रहती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। ठीक है, और फिर बंद हो जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें इसके कोर से निकलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, इनके पोल से, यहां से निकलती हैं और फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, वो रेडियो तरंगें। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनके पोल से निकलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, निकलती हैं, बंद हो जाती हैं, निकलती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उन्हें हम पल्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम लोग पल्सर के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल एक बड़े तारे की मृत्यु आखिरी में
किस रूप में होती है, यानी वो किस में बदल जाता है। अगर मझली किस्म का है तारा है तो वो किस में बदल जाता है, ठीक है, एक तरीके के न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। न्यूट्रॉन तारे का ही, न्यूट्रॉन तारे की खास बात क्या होता है, साइज छोटा होता है, मास ज्यादा होता है, घनत्व बहुत अधिक होता है, और कभी कभी उसमें उसके पोल से उसके ध्रुवों से लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, जिन्हें हम लोग ऐसे जो थोड़ी थोड़ी देर में एक रेगुलर इंटरवल में विद्युत चुंबकीय तरंगें उसमें से निकलती रहती हैं, तो ऐसे तारों को, ऐसे न्यूट्रॉन तारों को हम पल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 8 गुना नहीं, यानी कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला कोई तारा है, ठीक है, जो बड़े तारे की कैटेगरी में आएगा, अगर उसकी मृत्यु होती है, सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो फिर वो न्यूट्रॉन तारे में नहीं बदलता, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे में ना बदलकर बल्कि वो एक ऐसे पिंड के रूप में, ब्रह्मांड के एक रहस्यमय पिंड के रूप में बदल जाता है। ऐसे रहस्यमय पिंड के रूप में बदलता है जहां पर अगर प्रकाश भी जाता है तो वो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, और उसे आप लोग जानते हैं, उसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पिंड जो ब्रह्मांड में एक आज भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, ऐसा जिसके पास अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण है, जिसके पास किसी भी चीज को खींचकर उसे खा जाने की क्षमता है, ऐसे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां तक इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा कि तारों का आखिर में अंत कैसे होता है, तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अगर जन्म होता है सारे तारों का नेबुला में कुछ छोटे तारे बनते हैं जैसे हमारे सूर्य जैसे, उनका अंत होता है व्हाइट ड्वार्फ के रूप में, यानी कि सफेद बौने तारे के रूप में होता है। अगर मान लीजिए सूर्य से 8 गुना या उससे भी ज्यादा गुना बड़े जो तारे बनते हैं वो बड़े तारों की कैटेगरी में आते हैं। उनमें भी जो एक कह सकते हैं बड़े तारे होते हैं, बड़े तारों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको कहा जा सकता है कि मझले वो मीडियम जो है वो मास के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तारों का जो अंत होता है सुपरनोवा के रूप में होता है, और उनके अंत के रूप में, यानी उनका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, फाइनल जो पिंड बनता है, वो क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे। लेकिन जो हमारे सूर्य से 20 गुना से भी ज्यादा भारी होते हैं और भी ज्यादा भारी होते हैं, वो भी बड़े तारों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका अंत न्यूट्रॉन तारे के रूप में ना होकर बल्कि ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी तारे हैं उनका अंत जो है वो कैसे होता है मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया। आखिरी में ये चित्र देखिए, ये ब्लैक होल की रियल इमेज है, ये M87 नाम के ब्लैक होल की इमेज है, जो कि पहली बार मानवता ने पहली बार असल में ब्लैक होल देखा। तो असल में ब्लैक होल कैसा दिखता है वो इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये ब्लैक होल की रियल इमेज है। ये M87 एक गैलेक्सी थी, उसके मध्य में स्थित ये ब्लैक होल है जिसको पहली बार इसका चित्र लिया गया, और ब्लैक होल एक लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत सारा रहस्य, ये कैसा होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में रहस्य बाकी है। बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ हम जान चुके हैं, बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आगे अगर आप कहेंगे तो इस पर भी, ब्लैक होल पर भी एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपने इस क्लास को काफी एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।